हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस स्पेशल सीरीज कॉल्ड एज फन विद फिजिक्स ओलंपियाड। ओके, तो आप सबका स्वागत है इस सीरीज में। और जैसे आप सब जानते हैं, वी आर अ टीम ऑफ VOS, दैट इज वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, एंड वी ऑल आर हियर फॉर अ सिंगल मिशन, दैट कैन वी ब्रिंग गोल्ड फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आई गारंटी यू एंड आई प्रॉमिस यू दे आर ऑल वेरी यूनिक, very finest of the finest content we discuss in this series of Vedantu Olympiad School called as Fun with Physics Olympiad। एंड आप लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोगों का मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ जिस तरह से आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्विकली बच्चों, आज जैसा आप जानते हैं, मैं कुछ सीरीज में पिछले कुछ लेक्चर्स लॉज ऑफ मोशन पे डिलीवर कर रहा हूँ। सो टुडे इज आल्सो आई एम हैविंग सम ऑसम कॉन्सेप्ट्स फॉर यू, सम वंडरफुल प्रॉब्लम्स ऑन लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो लेट्स गो विद दैट, है ना। चलते हैं उन पे। और अगर आपको याद हो, इन एवरी वीडियो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर देता हूँ। वी हैव INPHO बैच ऑफ 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास, एंड वी हैव NSEP बैचेस ऑल्सो फॉर 11th एंड 12th। एंड पर्पज इज सिंपल, JEE, ओलंपियाड्स, KVPY, इन सब में हमें हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। हीरोडोव, पाथफाइंडर, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इस तरह की कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स पेपर्स हम लेते हैं। ठीक है, 5 से 6 घंटे का वीकली लोड रहता है ताकि आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों के लिए ये ID है, physics.vos@gmail.com। ओके, तो बच्चों हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ माइट पॉसिबल दैट वी टेक सम टाइम, ओके, टू गेट बैक टू यू, बट गाइज यू डोंट नीड टू वरी। ओके, आप बस अपनी ईमेल्स हमें भेजते रहे वेन एवर, बिकॉज बहुत सारा मैसेजेस आता है, तो एट टाइम्स इट माइट टेक सम टाइम टू रीच यू पीपल। एंड मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू आवर कोर्सेज, जिन्होंने हमें कुछ अच्छे सॉल्यूशंस लिख के भेजे हैं। ओके, सो गाइज इन एवरी वीडियो आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चन एट द होमवर्क। ओके, सो आपने उनको सॉल्व करना है एंड यू गाइज नीड टू अपलोड द सॉल्यूशंस टू अस इन अ सब्जेक्टिव पेपर विद योर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, एंड देन गाइज वी विल गेट बैक टू यू। ओके, सो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सब क्वालिटी वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। और इसी के साथ ऐसे ही कुछ आपका +2 का बैच है। ओके, सेम काइंड ऑफ +2 बैच, वी हैव NSEP बैच इन +2 ऑल्सो। ओके, so all the things are same, and again the same ID, physics.vos@gmail.com। okay, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास को। बड़े ही अच्छे सवाल आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। वन ऑफ द वेरी वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक is that in the figure there are 3 identical massless springs as shown। okay, so guys I have 3 identical massless springs। the left end of first is tied to the wall, so एक ये wall के साथ attached है, this is a fixed end। okay, wall is fixed। okay, the left end of the second spring is tied to block। ये जो second है ये आपका एक block के ऊपर है, this is a block। okay, that is placed on a block and that is placed on a rough surface, so यहाँ पे there is some coefficient of friction, there is mu। okay, and in the third it is smooth, it is written in the statement it is smooth, you can see that। and the left end of the third spring is tied to a block of mass m placed on a frictionless ground, so that is important, the third is on frictionless ground। so 3 different situations, one end is fixed in one case, second case में it is placed on a rough surface, and in third case it is placed on a smooth surface। and the right end of each spring is pulled by a force from 0 to f, so we are pulling it by a force which is changing from 0 to f। and the question is there are different extensions x1, x2 and x3 in this spring, so here the extension comes out to be x1, in this spring the extension is x2, in this spring guys the extension is x3, and we need to comment on the magnitude of extension। so what you guys need to ask, you need to ask that what is the magnitude of extensions, which is greater, which is smaller। okay, this kind of sequence you want to find in the extensions। ठीक है, so guys thought दीजिए, you can pause this video है ना, if you want to give it a thought, एक बार आप thought दीजिए and then we can discuss this problem। it's a beautiful problem of Olympiads। ठीक है, on simple laws of motion। चलिए, आई होप आपने अपना थॉट दे दिया होगा and we can then have a discussion। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप इसको F इज इक्वल टू KX फोर्स से अगर आप जानते हैं एक स्प्रिंग के अंदर, ओके,
we stretch a force. So guys, understand this thing, there all the springs are massless. That's an important point. Are massless. Okay. So guys, बहुत सीधी सी बात है, if we cut a spring, है ना, if we take a section of a spring, आप कोई भी ले लीजिए, any case you can take, अगर हम किसी भी सेक्शन को कट करें, so guys you are pulling it by a force F. Guys, the springs are massless, so guys we know that the net force is equal to mass into acceleration. So guys, अगर किसी चीज का मास ही जीरो हो, एक्सेलरेशन चाहे जीरो ना हो, अगर किसी चीज का मास ही जीरो है तो उस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है. इट्स एग्जैक्टली लाइक मूविंग पुली. आपको पता हो पुली कई बार चल रही होती है बट पुली पे नेट फोर्स जीरो होता है, बिकॉज पुली हम मासलेस कंसिडर करते हैं. सो इन द सेम केस गाइस, इफ इट इज अ मासलेस पोर्शन ऑफ अ स्प्रिंग, इफ वी कट अ स्प्रिंग, यानी किसी भी का भी अगर आप एफबीडी बनाएं, ओके, यू पुल इट इन इट राइट साइड विद द फोर्स एफ एंड यू पुल इट to the back with the force. Let's say that there is some extension in the spring kx, and let's say its first case it's x1. Okay, so guys, what I can say, the net force is zero, so kx1 is equal to f and x1 is equal to f upon k. So guys, similarly you can say this is equal to x2, this is equal to x3, because force same है और spring constant same है. आप इसको कट करें, f is equal to kx2, आप इसको कट करें, f is equal to kx3. So guys, what is the beauty? The beauty is this end is fixed, this is a rough surface, coefficient of friction, this is zero, coefficient of friction is zero, it is on a smooth surface. Whatever be the situation, in all the cases the extension is equal. Wow, what a wonderful question. ठीक है, तो बच्चों जब भी हम ओलंपियाड्स की बात करते हैं ना, आप इस बात को समझें, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, दे हैव मल्टीपल पार्ट्स इन दैट. ओके, so subjective questions होते हैं, multiple parts होते हैं, और they target these kind of minute things in the paper. Okay, and these days JEE also guys is going to this level of concepts. Okay, चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल बच्चों आप लोगों के लिए लेके आए हैं. One of my favorite questions. Yeah, this question. So students, you can see, kindly read this question. There are three identical smooth cylinders, each of mass m and radius r. Okay, so they are resting in equilibrium within a fixed smooth cylinder of radius capital R. So guys, basically there are three spheres. Like I have a huge cylinder of radius capital R, something like this. I hope you are getting me. Okay, and I have placed something like this, I have placed three identical spheres in it, like this and something like this. कुछ ऐसा हमने उसके अंदर तीन spheres रखे हैं, and the radius of small sphere is r, और आप इसको सामने से देख रहे हैं. Okay, something like that. So this is a planar diagram, so we are looking at the front view. आप उसको फ्रंट से इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, आप इसको सामने से देख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. सो यू कैन से दिस इज अ पोर्शन ऑफ बिगर स्फीयर इन द डायग्राम. ओके, एंड वी हैव सम स्मॉल स्फीयर्स इन इट. कुछ छोटे स्फीयर उसके अंदर है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर्स टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? हमें R का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. What is the maximum value of radius? Now that is very important word in the equation. Largest value of R. Okay, in terms of small r, छोटे r के terms में, for small cylinders to remain in equilibrium, so that these small cylinders can remain in equilibrium. This kind of question is being asked. Okay, so students, what I can say, take a deep breath. ठीक है, कुछ आराम से आप सोचिए, थॉट दीजिए, और आप लोग रैंडमली ना सोचें. मैं आपको चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आप इस पॉइंट पे स्ट्रेस लगाएं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर, बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हमने वो लार्जेस्ट वैल्यू देख लिया इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट लार्जेस्ट वैल्यू?
ओके, आप थोड़ा सोच के देखें इस सिलेंडर को, ये आर है और इसका बहुत सारा वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन इसका अंदर एक लार्जेस्ट वैल्यू आर का होगा, जिससे ज्यादा अगर आप करोगे तो स्फीयर्स इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे। तो फर्स्ट यू थिंक द कंडीशन ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू, देन वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, थॉट दीजिए, वीडियो पॉज करिए, फील करिए, एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, नाउ गाइस, आई होप आप सभी ने अपना थॉट दिया है, एंड नाउ आई कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। So guys, I really love this problem. So guys, let's say this is the center of bigger sphere. Okay, that is the center of bigger spheres. Guys, what I am trying to say to all of you is, okay, so you can see they form an equilateral triangle. ठीक है, जैसे ये R है तो ये भी R है, तो बेसिकली equilateral triangle की साइड ऑफ 2R लेंथ है आपकी। आपको लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल R चाहिए, ठीक है। Now that is capital R, and I want a maximum value of capital R, ताकि so that small cylinders are in equilibrium, ठीक है। तो students, you think like this कि if I fold it, okay, if I decrease the R, let's डिक्रीज द आर, उल्टा सोचिए आप, ठीक है। इफ आई फोल्ड द स्फीयर्स, इफ आई फोल्ड द बिगर स्फीयर, ओके, आप सिर्फ बड़े स्फीयर की बात अगर आप करें, अगर आप उसे फोल्ड करेंगे, दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर। ओके, आप ये देखिए, आप जितना उसको बड़े स्फीयर का कर्वेचर अगर आप उसे फोल्ड करते जाएंगे, इफ यू ट्राई टू फोल्ड देम, यू हैव टू फील दिस क्वेश्चन, यू ट्राई टू फोल्ड इट देम, ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली द स्मॉलर स्फीयर्स दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। आप और फोल्ड करिए इसको, ओके, आप रेडियस और कम कर दीजिए, और कम का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। ये और पास आ जाएंगे, आप और कम कर दीजिए, ये और पास आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। आप और अगर और छोटा अगर आप कर देंगे तो स्फीयर्स और ज्यादा एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ओके। So they will remain in contact with each other. Now you do opposite of this. इसका उल्टा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, हम R को इंक्रीज करते हैं। Try to feel guys, जितना R बड़ा होगा ये सरफेस उतना फ्लैट होता जाएगा, ये सरफेस उतना फ्लैट होता जाएगा। आप सोचो मैक्सिमम क्या हो सकता है, R इंफिनिटी। मैक्सिमम क्या होगा, R इंफिनिटी मतलब सरफेस पूरा फ्लैट हो गया। और अगर सरफेस बच्चों पूरा फ्लैट हो गया, आप इस बात को समझिए, आप बेटा इसके ऊपर स्फीयर रख ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप कैसे रखेंगे, जब आप इनको रखेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इसका ग्राउंड का जो नॉर्मल आएगा वो वर्टिकल आ जाएगा। तो आप देखिए इस नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, सो इट विल रन अवे। सो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, फ्लैट सरफेस पे तो अगर हम स्मूथ लें, ओके, आई गेस आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू से एवरी स्फीयर, जो नीचे वाले दो हैं, इनको नॉर्मल मिलेगा ऊपर वाले स्फीयर से, और ग्राउंड से एक नॉर्मल मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में एन डैश, और इस स्फीयर का जो हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट, उसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। सो दे विल रन अवे, सो दे कैन नॉट सस्टेन विदाउट फ्रिक्शन, है ना, दे कैन नॉट सस्टेन दिस शेप। सो गाइज, अगर आप फ्लैट करेंगे, दीज विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अवे, they have a tendency to go away. So आप फील भी करके देखिए, आप जितना उस कर्वेचर को फ्लैट करते जाएंगे, they will have a tendency to go away from each other, and the moment they leave the contact is the condition of maximum radius, because if you increase beyond that, they will move away from each other, so the contact will be break. So guys, what is the condition of maximum radius? The condition is R is maximum when lower two spheres leaves contact. Now that is the question guys, the question is solved and I have a huge smile on my face. Okay, so guys, this is what I'm trying to say. In Olympiads we have a question which seems to be very lengthy, very complicated,
बट गाइस द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द फर्स्ट स्टेप। क्या हमारा पहला कदम सही डायरेक्शन में हम रख रहे हैं? अगर हमारा पहला कदम सही डायरेक्शन में हमने जड़ दिया, हमने रख दिया, उसके बाद बच्चों देयर इज नथिंग लुकिंग बैक, और उसके बाद तो गाइस आप हर तरह का सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ इट्स जस्ट द कैलकुलेशंस व्हिच आर लेफ्ट इन द इक्वेशन। ठीक है, तो आइए जरा उनको फटाफट हम खत्म कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर? ओके, so students, you all know that I have a bigger sphere, and in this bigger spheres I have two small spheres which have just lose the contact. So मैं उनके बीच में एक हल्का सा गैप दिखा रहा हूँ, and I have one more sphere, and guys that is the center of bigger sphere. Okay, that is the center of the bigger sphere. Okay, सो नाउ गाइस आप सोचिए, मैं एक सेंटर आपका यहाँ पे लाई करेगा। ओके, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नियरली इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपका कांटेक्ट लूज हुआ है ऑफ साइड टू आर, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। सो इफ वी ड्रॉ द एफबीडी ऑफ अपर स्फीयर, ओके, आप अगर अपर स्फीयर का एफबीडी बनाएंगे गाइस, यहाँ से आपको एक नॉर्मल मिलेगा N1 इस लोअर स्फीयर से, और बदले में इस पे भी N1 लगेगा नीचे को। ऐसे ही जो ये वाला स्फीयर है बच्चों, ये आपको देगा एक नॉर्मल रिएक्शन N1, सेम आइडेंटिकल, और वापस N1। सिमेट्री कहती है, दोनों स्फीयर्स उसको सेम नॉर्मल देंगे, है ना, N1 एंड दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस इज आल्सो 60 डिग्री। तो अगर ये इक्वल होंगे तभी नॉर्मल आपका नेट जो बॉल का रिजल्टेंट आएगा, मैं यहां बना देता हूं, है ना। इस बॉल का अगर एफबीडी बनाया जाए तो N1 आपके ऊपर 60 डिग्री में है, तो जो नेट रिजल्टेंट आपको मिलेगा ऊपर की तरफ मिलेगा बच्चों, दैट इज √3N1, और नीचे जो लग रहा है वो आपका वेट लग रहा है, दैट इज mg। सो यू कैन से दैट √3N1 इज इक्वल टू mg। तो N1 इज इक्वल टू mg अपॉन √3। N1 की वैल्यू किसके बराबर है? mg अपॉन √3। ओके, और इसी के साथ बच्चों, अगर मैं, ठीक है ना, एक इसका वेट नीचे लग रहा है, अगर मैं सेकंड बॉल का एफबीडी बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ सेकंड बॉल, है ना, वॉच केयरफुली, तो बच्चों यहां पे जो नॉर्मल एक और आएगा इसका, वो ग्राउंड से जो इसको मिलेगा वो बड़े स्फीयर के रेडियस के अलोंग होगा। मैं एक बार इरेजर ले लेता हूं, है ना, अगर आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो बड़ा स्फीयर होगा ना, उसके रेडियस के अलोंग, बिकॉज रेडियस उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। सो दैट नॉर्मल इज N2 एंड दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बिगर स्फीयर। वो अपने, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो भी ये कांटेक्ट होगा उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, ऐसे ही एक नॉर्मल N2 सिमेट्री से उसको मिलेगा, एंड दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट बिगर स्फीयर। ओके, सो आप अगर थोड़ा सा बच्चों और सोचें, ये एंगल अगर हम ले लें थीटा वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल एंगल अगर ले लें, तो इसका भी वर्टिकल के साथ जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा। सो मैं बेटा क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, इस पे एक लगेगा नॉर्मल N2 छोटे स्फीयर का एफबीडी, ठीक है, एंड दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बिगर स्फीयर सेंटर, दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये आप एफबीडी बना लीजिए, है ना, आई एम ड्रॉइंग दी एफबीडी। यहाँ पे आप एफबीडी डायग्राम बना रहे हैं नीचे वाले का, तो आप देख सकते हैं एक N2 लगेगा इसके ऊपर बेटा, और क्या लगेगा आपका, ये एंगल वर्टिकल के साथ यहाँ भी थीटा आएगा, और बच्चों क्या लग रहा है आपका, एक इसका अपना वेट नीचे को लग रहा है, दैट इज mg, ठीक है, एंड सेकेंड इज दिस N1 एंड दिस एंगल इज 60। एक आपका एंगल जो लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा N1, और N1 का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा दैट एंगल इज 60 डिग्री।
So you can see that I have a bigger sphere. ठीक है, ये छोटे वाला जो sphere है, if I resolve n2 into two perpendicular components, अगर हम n2 को दो perpendicular components में तोड़ लें बच्चों, vertical component आएगा n2 cos theta, the horizontal will be n2 sin theta. Question is solved now. We are just doing simple calculations. और नीचे जो आएगा बेटा वो क्या आएगा आपका, दैट इज mg. इसके अलावा इफ आई ब्रेक n1 ऑल्सो, यहाँ पे n1 का कंपोनेंट आएगा n1 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज n1 by 2 and here is n1 sin 60, that is root 3 by 2 n1. Okay, so different forces are there. Now n2 cos theta and n2 sin theta आपके सामने है. तो बच्चों मेरे ख्याल से गेम आपकी सेट है. आप n1 by 2 की अगर वैल्यू निकालें, n1 की वैल्यू किसके बराबर है, mg by root 3, और अगर आप by 2 करेंगे तो n1 by 2 की वैल्यू ये आएगी और ये फोर्स इससे कट जाएगी. सो mg by 2 root 3 is n2 into sin theta. एंड सिमिलरली बच्चों व्हाट इज n2 cos theta, n2 cos theta की अगर वैल्यू निकालें तो root 3 by 2 n1 की अगर हम वैल्यू निकालें root 3 times n1 by 2. ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करके देखेंगे ये आपका mg by 2 आ जाएगा. ठीक है ना, आप root 3 इधर ले आइए, यू टेक root 3 दिस साइड, तो root 3 n1 ऊपर और by 2 अगर आप करेंगे तो mg by 2 आपका नेट बन जाएगा. तो mg plus mg by 2 is n2 cos theta. So that is 3mg by 2. So mg plus mg by 2 is nothing, that is 3mg by 2. So बच्चों आई गेस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है. यहां से आप देख पा रहे हैं आपको थीटा मिल जाएगा अगर मैं इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं. ठीक है, मैं अगली स्लाइड में जाके कर ही देता हूं. mg by 2 root 3 आ रहा है आपका n2 sin theta. हाँ जी, तो बच्चों आप देख सकते हैं n2 sin theta आपके पास आ रहा है mg upon 2 root 3 और n2 cos theta बच्चों आपके पास निकल के आ रहा है 3mg by 2. यू कैन सी इट, है ना, वो एक आ रहा है mg by 2 root 3 और एक आ रहा है आपका 3mg by 2, mg by 2 root 3 और एक आपका आ रहा है 3mg by 2. तो आप बच्चों देख पाते हैं अगर मैं इन सबको आपस में डिवाइड ही कर दूं, इफ आई सिंपली डिवाइड देम, ठीक है, अगर सिंपल इनका आपस में डिवाइड ही कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं n2 से n2 कटेगा, mg से mg कटेगा. ठीक है, by 2 से by 2 कटेगा. वी विल हैव tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रूट 3. tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 3 रूट 3 के बराबर निकल कर आ रही है. ठीक है, अब बच्चों अगर हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, आई गेस आवर जॉब इज नाउ डन, नो बिग डील एट ऑल. अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर आपका. आप देखिए ओरिजिनल अगर आप फिगर बनाएं, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ. ये आपका बड़ा स्फीयर था और सॉरी बड़ा सिलेंडर था. ये आपके बेटा दो छोटे सिलेंडर्स हैं जो कि जस्ट कांटेक्ट लूज किए हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेडियस. ठीक है, और ये बड़ा, मैं तीसरा अभी जो है स्फीयर उसको भी नहीं बना रहा. ठीक है, जस्ट फॉर अ गुड फिगर, दैट इज द सेंटर सी. तो आप बच्चों ये देखिए कि अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ दूं तो ये लेंथ आएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. पूरे रेडियस में से ये वाली जो लेंथ है, ये वाली स्मॉल आर, पूरे रेडियस में से वो मैंने माइनस कर दी. तो सेंटर टू सेंटर यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. ठीक है, मैं उसको रब कर देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. ठीक है, आई कैन एलिमिनेट इट. तो मेरे ख्याल से गाइस गेम सेट हो गई है. ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये लेंथ आपकी आर है और ये एंगल आपका थीटा है. आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको tan थीटा पता है, tan थीटा आपके किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज अगर निकाला जाए तो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 3 27, तो रूट 28, और इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 7, तो 2 रूट 7 आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो साइन थीटा की बेटा वैल्यू हम निकाल सकते हैं. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2 रूट 7. और साइन थीटा बच्चों किसके बराबर है, अगर आप यहां पे फिगर बनाएं
साइन थीटा इज 1/2√7। तो साइन थीटा की अगर आप बेटा वैल्यू निकालें यहां से, तो दैट इज परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज स्मॉल आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो बच्चों आई गेस क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया आपका। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2√7 टाइम्स स्मॉल आर। तो ये सारा आपका जो निकल के आएगा दैट इज हाउ मच, हाँ जी, कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2√7 + 1 into small r, and it is the maximum radius। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको इस फन विद फिजिक्स ओलंपियाड क्लास में आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, आपको मजा आया होगा। अब देखिए बच्चों, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज के थ्रू, दैट इज टू रेज द एकेडमिक लेवल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल लेके आ रहे हैं जो यूजुअली आपकी नॉर्मल क्लासेस में आप मिस कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स आप अगर ध्यान से देखें, सवाल वहीं खत्म हो गया था जब मैंने मैक्सिमम रेडियस पे स्ट्रेस दिया और मैंने एक कंडीशन सोची कि वो कंडीशन क्या होगी। वो कंडीशन ये होगी कि ये आपस में जस्ट दे हैव लूज द कॉन्टैक्ट। तो जब जस्ट वो आपस में कॉन्टैक्ट लूज कर रहे हैं, दैट इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जैसा कि हम जानते हैं हर बार हर क्लास में जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको मैं घर के लिए देता हूं। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स आप इसका देखिए और मुझे आप इसका सॉल्यूशन भेजें physics.vos@gmail.com। ठीक है, तो जो बच्चे हमें इनके सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपका सॉल्यूशन ना भी ठीक हो लेकिन अगर आपने स्टेप्स ठीक किए हैं, कुछ भी अगर आप आसपास हैं अपने सॉल्यूशन के, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है हमें बस वो चेक करना है, वी विल डायरेक्टली एनरोल यू इनटू आवर कोर्सेज। ठीक है, तो चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आते रहिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।